नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हम अपने YouTube चैनल पे आप लोगों का। और उम्मीद करते हैं कि इस लॉकडाउन में आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोग की दशा और दिशा दोनों बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। हालांकि लॉकडाउन ने एक सबक भी लोगों को दिया है कि अब जो आने वाली पीढ़ी है या आने वाला समय है वो उस समय में किनका दौर रहेगा। चलिए इन पे हम विशेष चर्चा करेंगे और सीधे हम लोग टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि हमारा जो पैतृक घर है वो कोसी के क्षेत्र में है। कोसी जो कि एक बाढ़ का विकराल रूप धारण कर चुका है और उनके साथ ही साथ यहाँ की कोरोना वैश्विक महामारी भी जो है विराजमान अपने चरम सीमा पे है। मतलब दोनों की चरम सीमा पे है। और ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति अपना अपना दिशा और दशा तय करे कि हमें क्या करना है और किस तरीके से मेरा या हम सभी का भविष्य निर्भर होगा। इन सभी पे आप लोग चिंतन मनन कीजिए। हर व्यक्ति, यदि स्टूडेंट हैं तो उनका काम है पढ़ाई करना, कृषक हैं तो उनका काम है खेती करना, डॉक्टर हैं तो उनका काम है, मतलब हर व्यक्ति का एक पेशा अलग अलग है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को सोचने पे मजबूर कर देगा कि इस दौरान, इस जो मतलब महामारी बोलिए और प्राकृतिक संकट बोलिए, इस दोनों अवस्था में आप लोगों को क्या करना चाहिए उस पे आप लोग जरूर गहन चिंतन कीजिए। यदि आप लोग स्टूडेंट हैं और आप लोग की पढ़ाई की दिशा और दशा दोनों को तय करना होगा कि हमारा किस परिप्रेक्ष्य में, किस उद्देश्य से हमारा रणनीति चले ताकि आगे इन फ्यूचर में वो मेरे लिए कारगर सिद्ध होगी। तो यदि आप एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में हैं तो हमारा कहना है कि इस लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठाइए और अपना मेहनत है ना, अपना मेहनत जो है वो इस दिशा में कीजिए कि जहां ना आपका पीटी रुके, मतलब फाइनल जब भी आप दे एग्जाम तो उस कड़ी में आपकी अंतिम सफलता, मतलब अंतिम पायदान पे आप पहुंचे और फाइनली रूप से आप एक सेलेक्टेड मतलब पदाधिकारी बने। इस उद्देश्य से आपको पढ़ाई करना है। चलिए विशेष आगे हम लोग और भी करेंगे। चलिए ये देखते हैं कि कल तक हम लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हमने कर दी और उसमें हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या थे। राष्ट्रवाद के उदय के कारण, उसके बाद ये राष्ट्रवाद के उदय के कारण पे चर्चा हमने किया। एक संक्षिप्त चर्चा यहां भी कर देते हैं कि राष्ट्र मतलब क्या होता है। एकता, ये समझिए। एकता मतलब इसको हम लोग डिनोट करेंगे देश से, और ये एकता तभी होगी जब मान लीजिए यहाँ पे सभी तरह के लोग हैं और हमारे यहाँ अंग्रेजों की व्यवस्था कायम हो गई। तो अंग्रेजों की व्यवस्था कायम हो गई तो यहाँ ये भी समझना है कि देखिए, यदि इतिहास को आप लोग 3 भागों में बांटते हैं, मतलब प्राचीन काल, मध्यकालीन काल, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इस प्राचीन भारत में भी हमारे यहाँ विदेशी आए। चलिए, जैसे पार्थियन, पहलव, ये सभी हमारे यहाँ विदेशी थे। मध्यकालीन में भी विदेशी आए हमारे यहाँ, जैसे दिल्ली सल्तनत हो या मुगल काल हो। आधुनिक काल में भी अंग्रेज आए। इन तीनों में फर्क ये है कि यहाँ जो प्राचीन काल में विदेशी आए तो वो भारतीय के अनुसार ढल गए।
मध्यकालीन में भी जो शासक आए, जो शासक यहाँ बहुल क्षेत्र किए, यह भी जो है भारतीय के अनुसार ढल गए। लेकिन एक अंग्रेज ऐसे व्यक्ति थे, ये भारतीय को अपने अनुसार ढाल लिए, चाहे उनका समाज हो, चाहे उनका धर्म हो, चाहे उनका राजनीति हो, चाहे उनका आर्थिक हो, और इन सभी में भारतीय को ढालने का प्रयास किया। और भारतीय को ढालने का प्रयास किया तो कमोबेश रूप से नुकसान किनका होगा? भारतीय का होगा। और नुकसान भारतीय का होगा तो कभी ना कभी इनमें एक यूनिटी की भावना तो आएगी, और ऐसी यूनिटी हम लोग 1857 के विद्रोह में देख चुके थे। और यूनिटी आएगा तब तो विद्रोह होगा, और ऐसी भावना जब आएगी तो कम से कम उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे? राष्ट्रवाद। और ये राष्ट्रवाद एक समय में ऐसी अवस्था में आएगी तब जब देखेगा कि अंग्रेजी व्यवस्था हमारे यहाँ कायम है, और अंग्रेजी व्यवस्था कायम है तो हमें भी उसके अनुसार चलना है, और उसी के अनुरूप हमारी मांग मानी जाएगी। हम अपना मांग प्रस्तुत रखेंगे, अपना जो भी डिमांड होगा उसको हम प्रस्तुतिकरण करेंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि हर व्यक्ति जाकर के डिमांड कर देगा, ठीक है। तो उस समय हमें क्या जरूरत पड़ेगी? एक संस्था की, और वो संस्था उभर करके क्या आएगा? कांग्रेस, जो उस समय की सबसे बड़ी संस्था उभर करके आती है। और ये संस्था, कांग्रेस संस्था आने के पीछे कारण क्या था, उस कारणों की चर्चा करेंगे। और उनके साथ साथ कि कांग्रेस से पहले भी संस्थाएं थी, वो संस्थाएं उतनी बड़ी संस्था नहीं बनी जितना कि कांग्रेस बना। अभी हम लोग उसी चीजों पे चर्चा करेंगे। तो अभी हम लोग ये देख लेते हैं संक्षिप्त चर्चा कि ये जो राष्ट्रवाद की भावना आई, तो राष्ट्रवाद की भावना क्यों आई? तो नंबर 1 में हमने देखा कि भारत का, पॉइंट वाइज करते हैं, भारत का राजनीति एवं प्रशासनिक एकीकरण, भारत का राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकीकरण, ये कॉजेज बना हमारे राष्ट्रवाद को उद्भव करने में। दूसरा कारण देखते हैं तो भारत का, अंग्रेजों का आर्थिक नीति। हमने चर्चा किया कि महालवाड़ी व्यवस्था था, रैयतवाड़ी व्यवस्था और जमींदारी व्यवस्था, इन तीनों में कमोवेश रूप से नुकसान किनका हो रहा था? कृषक वर्ग का। और कृषक वर्ग का हो रहा था तब कभी ना कभी तो राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होगी, और वो राष्ट्रवाद उभर करके आएगा। तो एक कारण ये बना, दूसरा कारण ये बना, और तीसरा कारण यदि हम लोग देखते हैं तो अंग्रेजी शिक्षा, अर्थात इन्हें आप लोग बोल सकते हैं पाश्चात्य शिक्षा। अब अंग्रेजी शिक्षा भी कैसे लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत की, ये आप लोग को हम लोग शिक्षा पे आप लोग को बताए हम कि कैसे उनकी मंशा थी कि अंग्रेजी शिक्षा हमारे यहाँ कायम हो और लोगों को मजबूरन इसके लिए पालन करना होगा। तो कभी न कभी हम भारतीय में भी तो आएगा कि यदि अंग्रेजी सीख रहे हैं तो हमारी जो पुरानी शिक्षा थी वो शिक्षा गौण होगी, और गौण होगी तो बाद में कभी न कभी तो यह पता चलेगा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था तो बहुत अच्छी शिक्षा व्यवस्था थी, और उनसे हम लोग को दूर किया जा रहा है तक राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होगी एक समय के बाद। चौथा पॉइंट ये देखते हैं कि उसी समय 19वीं शताब्दी में आपके यहाँ पुनर्जागरण हुआ, और हमने इस पे विशेष चर्चा किया था। पुनर्जागरण मतलब फिर से जागना, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? पहले हम सोए थे, लेकिन इससे पहले तो जगे थे, अब जगे सोए और फिर हमको जागना है। तो पुनर्जागरण मतलब ये कि जो हमारे यहां अब सत्य का प्रमाण खोज रहे हैं, और ये सत्य का प्रमाण हम लोग पुरानी जो हमारे यहाँ वेद है, जो हमारे यहाँ पुराण है, जो हमारे यहाँ महाकाव्य है,
उन्हीं का हम लोग उदाहरण देते हैं। तो कमोबेश रूप से लोगों में यह भावना आई कि हमारे पास हर चीज का सॉल्यूशन है, जीरो का आविष्कार से लेकर के हर चीज का हम लोग पुराने चीजों पे लेकर के जा रहे हैं। तो लोगों में यह भावना आया, अरे आज जो अंग्रेज बता रहे हैं वो तो हमारे यहाँ पहले से पूर्वजों के द्वारा महाकाव्य के रूप में हो या वेद के रूप में हो या पुराण के रूप में है या उपनिषद के रूप में, हर चीज में कुछ ना कुछ उदाहरण दिया हुआ है ना। तो ये भी एक राष्ट्रवाद को आपको उत्पन्न करने में सहायक कारण बना। नेक्स्ट देखते हैं, यातायात साधन एवं संचार का विकास, ये भी राष्ट्रवाद को उत्पन्न करने में सहायक बना। कैसे? हमने बताया था आपको कि अंग्रेज द्वारा जब रेल लाया गया तो यह अंग्रेजों की मंशा थी कि यह रेल अपने हितों के लिए लाया गया था, और उस समय हमने बोला था कि यह रेल इंडियन नेशनल मूवमेंट को बढ़ावा देने में बहुत ही कारगर सिद्ध हुई। अब मान लीजिए कि तुरंत इनके माध्यम से क्या हुआ कि यदि कोई घटना कलकत्ता में हो रही है तो रातों रात जो है यह घटना बंबई पहुंच गया, रातों रात यह घटना दिल्ली पहुंच गया। तो जो लोगों को यहां जानकारी होती थी वही चीज यहां पहुंच गया, और ये चीज यहां पहुंच गया कि दिल्ली में देखो ऐसा दुर्भिक्षा काल पड़ा हुआ है, और वहां की सरकार जो है, वहां की जो अंग्रेजी सरकार है वो जो है भारतीय पे कोई ध्यान नहीं देता है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों में भी राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होगी, और इसमें आपको सहायक भूमिका निभाया यातायात साधन एवं संचार। और इनके साथ ही साथ जो आप ले सकते हैं प्रेस या समाचार पत्र, ये भी आपको राष्ट्रवाद पनपाने में, उद्भव करने में एक कारण बना, राष्ट्रवाद उत्पन्न करने में कारण बना। फिर उसके साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं भी घटी जिनसे लोगों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। जैसे मान लीजिए कि फ्रांस की क्रांति हो, अमेरिकी क्रांति हो, या जो भी रिसेंटली घटना घट रही है तो उनका इफेक्ट जो है हम भारतीयों में भी पड़ रहा है कि यदि वो ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और इनमें भी हम में एक एकता की भावना जगेगी, और एकता मतलब राष्ट्रवाद। चलिए, इनके साथ ही साथ आपको समकालीन साहित्य में से भी आपको राष्ट्रवाद की चर्चा मिलती है। उनके बाद एक आप लोग देख सकते हैं ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रियावादी नीति, मतलब हम जो डिमांड करते हैं उस डिमांड को एकदम नहीं माना जाता है, और नहीं माना जाता है। जैसे हम सिंपल साधारण उदाहरण देते हैं, हमें यहाँ रोड चाहिए और हम इस रोड को नहीं बना रहे हैं, तो हम में क्या आएगी? एक ये एकता की भावना आएगी, और हम क्षुब्ध होंगे, और ये धीरे धीरे यह घटना जो है मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाएगा कि वहां तो आज तक नहीं बना। आज हम लोग 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, और आप यदि मधेपुरा की धरती पे आपका आगमन हो जाए तो आप खुद बोलेंगे, हंसी भी आती है यहाँ रोड तो है ही नहीं। खैर चलिए, 21वीं सदी में जी रहे हैं जहां हम लोग कोरोना प्लस बाढ़ दोनों स्थिति में क्षुब्ध है। चलिए, खैर इन पे एक चर्चा होगी सोशल इश्यू पे आगे। तो ये सभी हमारे पास एक राष्ट्रवाद के उदय के पीछे कारण बना। और अब एक हम लोग सोचने पे मजबूर हो गए कि जब हमारे यहाँ अंग्रेजी सरकार है तो हमें उनके साथ रह करके एक ऐसी संस्था बनानी होगी जो हमारी मांगों को वो माने, ठीक है। तो सवाल उठता है कि इतना करने के बाद कांग्रेस का जो उदय हुआ, कांग्रेस के उदय के कारण
ये इतनी बड़ी संस्था में क्या कारण बना? इससे पहले भी संस्थाएं थी और ये संस्थाएं धूमिल या गौण हो गई और कांग्रेस एक बड़ी संस्था के रूप में उभर करके आती है। तो उनके पीछे हम लोग कारण देखेंगे कि कांग्रेस के उदय का कारण क्या था। ठीक है, एक देखिए, कोई भी संस्था होगा, आज भी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां होती है वो चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो, तो उनका काम होता है कि हम अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखें, सरकार के समक्ष रखें। अब सरकार पे निर्भर करता है कि उनकी मांगों को माना जाए कि नहीं माना जाए। तो उस समय यह सोचने पे लोगों को विवश किया कि एक संस्था होनी चाहिए और ऐसी संस्था होनी चाहिए कि एकदम इसका मान ही लिया जाए। तो हम जब इनके पीछे कारण खोजते हैं कि इन सभी का तो कारण था ही कि सभी का जो है कहीं ना कहीं हित छुपा हुआ था। कोई सामाजिक हित लेकर के चल रहा था, कोई जमींदारी का हितों का लेकर के, कोई कृषकों का हितों का लेकर के, और ये ओवरऑल सभी का हित लेकर के एक संस्था उभर करके आती है। तो लेकिन इसके पीछे जब हम कारण खोजते हैं तो उस कारण में हमें देखने को मिलता है लिटन का कारनामा, लिटन के कारनामे। और लिटन के कारनामे में जब हम देखते हैं क्या कारण से कांग्रेस उत्पन्न हुआ, तो इसमें पहला कारण हम लोग देखते हैं, पहला कारण दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार पहला बार जो दिल्ली दरबार का जो पहली बार आयोजन किया गया था वो 1876 में। हमने आपको बताया था LRD, लिटन, रिपन और डफरिन के समय में कांग्रेस का गठन हो गया था। और रिपन वही व्यक्ति हैं जो कहते हैं मुझे मेरे कार्यों से मूल्यांकन करना, मेरे शब्दों से नहीं। लेकिन उससे पहले लिटन ऐसा कारनामा कर दिया था जिससे हम भारतीयों में तो राष्ट्रवाद एक चरम सीमा पे आए ही, उनके साथ ही साथ यह भारतीय एक ऐसी संस्था बनाने पे मजबूर हो गई। अभी हम लोग देखते हैं तो लिटन के कारनामे दिल्ली दरबार, और दिल्ली दरबार 1876 में आयोजित किया गया और इसमें रानी विक्टोरिया को जो है केसरे हिंद की उपाधि दी गई। रानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि दी गई और केसरे हिंद की उपाधि बड़ी ठाट से दी गई और इसमें लाखों रुपए खर्च किए गए। और ये वही समय है जब आपको यहां पे है ना, बंगाल के एरिया में दुर्भिक्ष, महामारी, मतलब अकाल, महामारी, ये सभी फैला हुआ था। महामारी, अकाल, ये सभी फैला हुआ था। यहां लोग इनसे मर रहे हैं और अंग्रेजी सरकार दिल्ली दरबार का आयोजन करके महारानी को केसरी हिंद, मतलब केसरी हिंदुस्तान की उपाधि देती है और उसमें लाखों रुपए खर्च करते हैं। तो लोगों में एक राष्ट्रवाद की भावना आएगी कि नहीं, और लोग एक मजबूर विवश होकर के एक संस्था ऐसी गठित करने के लिए मजबूर होंगे कि हमारा एक भी संस्था ऐसा हो, एक ऐसी संस्था हो जो उसके सामने हमारा प्रस्ताव को रख सके। अभी सपोज कीजिए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं और आज भारत में महामारी, वैश्विक महामारी का दौर गुजर रहा है और हमारे प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वागत में यदि लाखों रुपए खर्च करते हैं तो लोगों में कौन सी भावना होगी। आज लोग ऐसे मर रहे हैं, कहीं पानी से मर रहे हैं, कहीं वैश्विक बीमारी से मर रहे हैं, और उस स्थिति में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी है ना, नरेंद्र मोदी जी यदि ऐसा करते हैं तो बोलिए लोगों में कैसी भावना उत्पन्न होगी, आप खुद सोचिए। ठीक है, चलिए एक, ठीक है, चलिए पहला कारनामा ये किया। दूसरा काम क्या किया इन्होंने, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये 1878 में, ये गला घोटने वाला कानून था। भारतीयों को
ये लाया गया कि यदि तुम कोई भी समाचार पत्र प्रकाशित करते हो तो हमारे सामने प्रस्तुत करो, हम पहले पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद तुमको हम लाइसेंस देंगे कि तुम उसको छाप सकता है कि नहीं छाप सकता है। कहीं ना कहीं ये गला घोटने वाला वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था और इनका विरोध करते हैं इंडियन एसोसिएशन के सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1878 1876, ठीक है। और सारे देश में इनका जोरदार विरोध हुआ। चलिए नेक्स्ट, इन्हीं के समय में तीसरा चीज हुआ सिविल सर्विस का उम्र घटाना। सिविल सर्विस का उम्र घटाना और इसके समय में उम्र 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया गया। मतलब ये वही वाला सिस्टम था कि किसी भी सूरत में भारतीयों को जो है सिविल सेवा में इंटर करने के लिए नहीं दिया जाएगा। और हमने इससे पहले आपको अंग्रेजों की जब प्रशासनिक व्यवस्था बताया था तो उसमें हमने बोला था कि सिविल सेवा उस समय की नियम ऐसी थी कि वही व्यक्ति पास कर सकता है, अर्थात अभिमन्यु जैसा व्यक्ति पास कर सकता है जो मां के ही गर्भ में हर बात सीख लेता है। आप बताइए ना, 19 वर्ष कर दिया गया और इसके लिए योग्यता स्नातक रखते हैं, स्नातक। और उन समय में भी जब हंटर कमीशन आया था शिक्षा पे तो उन्होंने त्रिवर्षीय स्नातक व्यवस्था, हालांकि वो डिस्पैच में नहीं आ गया था और वो डिस्पैच एक्ट के तहत ही लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पे 3 विश्वविद्यालय का यहाँ गठन किया गया था, है ना, कलकत्ता, बंबई और मद्रास, है ना। और उस समय आज भी बताइए कि 14 साल में मैट्रिक होता है, 16 साल में इंटर होता है, 2 वर्षीय और 3 वर्षीय स्नातक होता है, 14, 16 और 19 साल में आप ग्रेजुएशन करते हैं और ग्रेजुएशन कीजिए और आप एग्जाम दीजिए। तो आप ग्रेजुएशन का स्नातक का तैयारी करेंगे कि सिविल सेवा की तैयारी करेंगे। तो कहीं ना कहीं उनकी मंशा क्या थी कि सिविल सेवा में भारतीयों को प्रवेश नहीं देना है और गलती से अभिमन्यु जैसा व्यक्ति पास कर भी जाता है तो उसे ट्रेनिंग में छांट दिया जाएगा, है ना। तो इन कारण से लोगों में एक भावना जागृत हुई कि हमें एक ऐसी संस्था बनानी पड़ेगी। चलिए, इनके साथ ही साथ एक और घटना लाया 1889 में, जिसे हम लोग बोलते हैं आर्म्स एक्ट, है ना। अब यहां पे बोल दिया भारतीयों को अपने घर में साधारण हथियार रखने का अनुमति नहीं है। साधारण हथियार मतलब यदि तीर धनुष ये सब भी है तो वो नहीं रख सकता है। मतलब यदि किसी के घर में है तो उसे पाबंदी लगा दिया गया कि आप इससे नहीं रख सकते हैं। मतलब एक सिंपल सा बात हम लोग बोल सकते हैं, साधारण हथियार हम ये नहीं बोल रहे हैं कि बंदूक रखेंगे। आज भी अपने अपने घरों में लोग चाकू, खुरपी, ये सभी कचिया ये सभी रखते हैं, तो वो आधुनिक हथियार में हम लोग जो उसे यूज कर सकते हैं, लेकिन उस साधारण हथियार में, लेकिन ये साधारण हथियार भी आप नहीं रख सकते हैं। और ये जब आया तो इसके तहत यह बोल दिया गया कि आप उसको नहीं रख सकते हैं, तो और भारतीय में रोष उत्पन्न हो गया। इनके साथ ही साथ इनके बाद रिपन महोदय आते हैं और रिपन के समय में एक काम होता है और वो काम होता है इल्बर्ट बिल। इसे समझिए, ये तो बहुत बड़ी भूमिका अदा की। ये रिपन के समय में सीपी इल्बर्ट, है ना, सीपी इल्बर्ट जो कानूनी सलाहकार थे रिपन के कार्यकाल में, और ये वही रिपन है जो कहते हैं मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, ना कि मेरे शब्दों से। और इन्हीं के समय में इल्बर्ट बिल लाया गया था। एक तरह से इल्बर्ट बिल अच्छा था, लेकिन इसे पारित होने के लिए नहीं दिया गया। समझिए इल्बर्ट बिल क्या था। इल्बर्ट बिल में एक भारतीय मजिस्ट्रेट, मान लीजिए कि जज है, और ये जज कौन होंगे? भारतीय होंगे प्लस यूरोपीय होंगे। भारतीय सिर्फ भारतीय के मामलों का निपटारा करते थे,
ठीक है, भारतीय सिर्फ भारतीय का निपटारा करते थे, जबकि यूरोपीय भारतीय का भी निपटारा करते थे प्लस यूरोपीय का भी निपटारा करते थे। ये भारतीय यूरोपीय का निपटारा नहीं करते थे। और इल्बर्ट बिल में यही दिया गया कि भारतीय जज भी जो है यूरोपीय मामला हस्तक्षेप कर सकता है। और उस समय उदारवादी प्रधानमंत्री बने वहां के गेलेस्टोन, उदारवादी प्रधानमंत्री बने गेलेस्टोन। ये रिपन महोदय अंततः जब यूरोपीय द्वारा विरोध किया गया कि ऐसा हम होने नहीं देंगे, अंततः इस प्रधानमंत्री और रिपन को झुकना पड़ा और इसके तहत बोला गया यूरोपीय यदि चाहें तो जूरी सिस्टम रख सकते हैं। जूरी मतलब आप सदस्य शामिल कर सकते हैं और इसमें सिर्फ यूरोपीय रहेंगे। और यूरोपीय रहेंगे तो यहाँ पे जो सिस्टम लाया गया था वो सिस्टम लाया गया था 12 और 7 का रेशियो। 12 यूरोपीय रहेंगे, 7 भारतीय रहेंगे। और 7 में भी भारतीय हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जब ये ज्यूरी सिस्टम दे दिया तो हम भारतीय में और भी रोष उत्पन्न हो गया, नहीं, अब हम अंग्रेजों के समान अधिकार आसानी से हमें नहीं मिल सकता है, ठीक है। और इसके लिए हमें लड़ना होगा और इसके लिए हमें आंदोलन करना होगा। और आंदोलन करना होगा तो एक कांग्रेस का गठन करना पड़ेगा, मतलब एक संस्था की गठन करनी पड़ेगी। और इसके लिए प्रयास करते हैं सेवानिवृत्त व्यक्ति A.O. ह्यूम, है ना। A.O. ह्यूम के प्रयास से भारतीय राष्ट्रीय यूनियन, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना होती है 1884 में, जहां दादा भाई नौरोजी द्वारा इसका नामकरण किया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इनकी डिटेल चर्चा हम लोग नेक्स्ट में करेंगे, क्लियर है। अब लेकिन इनसे पहले इन कारणों के परिणाम स्वरूप कांग्रेस का उदय हुआ, कांग्रेस का उदय हुआ। लेकिन एग्जाम ऑफ व्यू से कि कांग्रेस से पूर्ववर्ती भी संस्थाएं थी, कांग्रेस से पूर्ववर्ती भी संस्थाएं थी। और वो संस्थाएं, वो राजनीतिक संस्थाएं कौन कौन सी थी ये भी आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हम लोग उस कांग्रेस के उदय में कारण तो समझ में आ गया होगा। अब कांग्रेस का पूरा डिटेल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट अध्याय में। चलिए, कांग्रेस से पूर्व राजनीतिक संस्थाओं की चर्चा करें तो उनमें पहला हम लोग देखते हैं लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी कहां कब हुआ? 1838 में। कहां पे हुआ? कलकत्ता में हुआ। और इनके जो है संस्थापक कौन थे? तो प्रसन्न कुमार ठाकुर और विलियम क्राम्बी, है ना। सचिव थे प्रसन्न कुमार, सचिव थे। और जो है विलियम क्राम्बी अंग्रेजी सचिव थे। मतलब ये पहली बार दो भारतीयों का भी और अंग्रेजों का भी दोनों मिल करके ये लैंड होल्डर सोसाइटी की। और इनका महत्वपूर्ण कार्य था कि यह संस्था जमींदारों के हितों के साथ साथ जो है भारतीयों के भी प्रतिनिधित्व का काम करते हैं। नेक्स्ट ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, है ना। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 लंदन, विलियम एडम और लॉर्ड ब्राउन इसके संस्थापक बने। और इस संस्था में ब्रिटिश इंडियन एडवोकेट नामक अखबार निकाला। यह संस्था जो है ब्रिटिश इंडियन एडवोकेट अखबार निकाला, ठीक है, अखबार निकाला। चलिए नेक्स्ट ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 कलकत्ता में कौन किए? देवेंद्रनाथ टैगोर और राधाकांत देव, है ना। देवेंद्रनाथ टैगोर और राधाकांत देव, इन्हीं के द्वारा जो है नील विद्रोह में जो है एक कमीशन गठित करने का मांग किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बॉम्बे एसोसिएशन 1852 से 1852 बंबई, कौन किए? जगन्नाथ शंकर। नेक्स्ट ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 लंदन, दादा भाई नौरोजी।
इसकी भारत में भी 1869 में बंबई में एक शाखा स्थापित की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, पूना सार्वजनिक सभा 1870, पूना, गणेश वासुदेव जोशी। नेक्स्ट, इंडियन एसोसिएशन, कांग्रेस से पहले सबसे बड़ी संस्था इंडियन एसोसिएशन 1876, कलकत्ता में सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा। अध्यक्ष इनके थे आनंद मोहन बोस और सचिव थे आनंद मोहन बसु। अध्यक्ष थे इनके मनमोहन घोष और सचिव थे आनंद मोहन बसु। और इनके द्वारा जो है सिविल सर्विस आंदोलन चलाया गया, साथ ही साथ है ना वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का विरोध भी किया। कांग्रेस से पहले है ना सबसे बड़ी संस्था। उसके बाद एक और मद्रास महाजन सभा है ना 1884, कहाँ, मद्रास में। अध्यक्ष थे पी रंगया नायडू और सचिव थे राघवाचारी और आनंद चार्ली। ठीक है। इन सभी का कमोवेश रूप से हर जगह हित एक था कि हमें भारतीयों के साथ साथ कुछ जमींदारों का भी हित और हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ, हर संस्था की एक स्पेशलाइज्ड ये था कि डिमांडेबल हमारा होगा। लेकिन कांग्रेस इन सभी का मिक्सअप रूप लेकर के एक उभर करके आया करेंगे, वह सभी को ध्यान में रख करके, चाहे वो समाज को लेकर के, चाहे वो धर्म को लेकर के, चाहे वो राजनीति लेकर के, चाहे वो आर्थिक लेकर के। तो इतनी बड़ी संस्था में यदि आपसे यह प्रश्न पूछ दे कि भारत की पहली राजनीतिक संस्था कौन थी, तो आप लैंड होल्डर सोसाइटी मांग सकते हैं। कांग्रेस से पहले कौन सी संस्थाएं थी, तो मद्रास महाजन सभा। कांग्रेस से पहले सबसे बड़ी संस्था कौन थी, तो इंडियन एसोसिएशन। तो ये आप क्रमबद्ध रूप से है, इतना आप लोग आराम से याद कर सकते हैं। चलिए, इस तरीके से यदि आप करते हैं तो हमें उम्मीद है कि आपका जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट जो चैप्टर है वो बहुत ही आसानी से समझ में भी आएगा। और जहां तक रहता है कि हर एग्जाम में इंडियन नेशनल मूवमेंट में यदि 15 से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो लगभग आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट से 12 से 15 प्रश्न यहीं से रहेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अध्याय है, आप इसे अच्छे से एक नोट डाउन करते चले और उम्मीद करते हैं कि आप लोग की गतिविधि बहुत अच्छे से चल रही है और चलेगी भी। और आशा करते हैं कि इसे और कंटिन्यूटी बरकरार रखिए। ठीक है। और इस कंटिन्यूटी को बरकरार इस तरीके से रखिए कि आपका जीवन सफल हो। और उस सफलता में यदि मेरी थोड़ी सी भी सहायक सिद्धि साबित होती है तो मैं अपने आप को इसके लिए आभार और हृदय से अपने आप को मैं स्वयंचु समझता हूँ कि आप लोगों के लिए मैं सहायक सिद्ध हुआ। और मैं चाहूँगा यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब क्या क्या होता है उसे करें। ठीक है। करते हैं तो भी ठीक, नहीं करते हैं तो भी ठीक। यदि अच्छा लगता है तो इसे अपने साथ आत्मसात करें। और एक बार मेंस में दिया था कि सोशल मीडिया में सामाजिक हित के साथ साथ स्वार्थ भी छिपा हुआ है, ये लिखें। तो हर व्यक्ति का यदि सोशल मीडिया पे आते हैं तो कहीं ना कहीं स्वार्थ हर व्यक्ति का रहता है कि मेरे बातों को, मेरे शब्दों को लोग सुने और सुन करके यदि अच्छा लगता है तो उसे फॉरवर्ड या ये करे। ठीक है। खैर ये सब आगे चलता रहता है जिंदगी का। लेकिन मेरा जो मेन मोटो है कि मेरे अंदर में ये भावना है कि मेरे अंदर में कुछ है और उस चीज़ को हम आपके वीडियो में समाहित करें। और इसी उद्देश्य से हमारा ये कंटिन्यूटी चल रहा है। कल से एक एक अध्याय जो है आपका ज्योग्राफी का भी पार्ट आएगा। ठीक है। और इस तरीके से हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट शुरुआत से आधुनिक भारत को हम लोग देख रहे हैं। धन्यवाद। आगे मिलते हैं हम लोग कांग्रेस के लेकर के, कांग्रेस के उदय के साथ साथ कांग्रेस के पीछे में कब स्थापना हुए, कौन किए, ठीक, ये सब है। और उनके बाद हम लोग कांग्रेस के 3 चरण, उदारवादी चरण,
क्रांतिकारी चरण और गांधी युग। इन्हें हम लोग 1885 से लेकर के 1907 तक का घटना देखेंगे। उसके बाद 1907 से लेकर के 1919 तक का घटना देखेंगे और ये 1919 से लेकर के 1947 तक का घटना देखेंगे। इस तरीके से हमारा क्रमबद्ध चलेगा और हर चीज को हम लोग इसमें देखते चलेंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक। चलिए, धन्यवाद।